Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we are going to discuss the previous year questions for June 2024 PPB subject. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक्स का लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इस एग्जामिनेशन के लिए जो जैब एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सकें सारे सब्जेक्ट्स के और आपको साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल सकें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन की अप्रोच है वो ज्यादा टारगेटेड हो सके क्योंकि आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, तभी आप बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के जून 2024 के क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस बैंकर्स लियन? It is the right of banks to retain possession of goods and securities owned by the debtor until the debt due from the latter is paid. तो बैंकर्स लियन का मतलब होता है, ये देखिए ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछ रहे हैं बैंकर्स लियन क्या है, तो पहला ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बैंकर्स लियन का मतलब होता है कि बैंक के पास एक राइट होता है कि जब तक आप बैंक का डेट नहीं चुका देते तब तक आपकी जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं बैंक अपनी पोजेशन में रख सकता है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एचयूएफ आर करेक्ट? एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदूज, जैन और सिख हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकते हैं। कर्ता हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू अवेल लोन, तो बिल्कुल सही है। एचयूएफ के लिए कर्ता के पास पावर होती है लोन्स लेने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है कर्ता। विमेन कैन नॉट बी कर्ता, ये गलत है। कोर्ट ने विमेन को भी राइट टू प्रॉपर्टी दिया है और बोला है कि विमेन कर्ता भी हो सकती हैं। तो आप एलिमिनेट करके देखो, सेकंड गलत है, तो ऑटोमेटिकली सी करेक्ट आंसर निकल आया बिना थर्ड ऑप्शन पढ़े। ठीक है, तो डॉटर्स वेदर मैरिड और अनमैरिड आर रिकॉग्नाइज्ड एज को पार्टनर्स। तो एचएफ में जो मैनेजर होता है वो करता है, बाकी के जो डिसेंडेंट्स हैं उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है। तो पहले विमेन के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था, अब विमेन को भी को पार्टनर्स बताया जाता है, उनके पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, लॉकर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंक में लॉकर कौन नहीं ओपन कर सकता? माइनर, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल इन जॉइंट नेम्स? तो जो माइनर होता है ना वो नहीं लॉकर ओपन कर सकता क्योंकि माइनर के पास अबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, बाकी सब ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनर है वो नहीं ओपन कर सकता, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स इफ इन ऑपरेटिव फॉर डैश ईयर्स आर टू बी क्रिस्टलाइज एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एज ऑन दैट डेट। अगर मान लो मेरा कोई फॉरेन करेंसी में अकाउंट है, 3 साल तक, 3 साल तक अगर मैं उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करती हूँ तो मेरे अकाउंट को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि मेरा अगर डॉलर्स में अकाउंट है उसे रुपी में कन्वर्ट करके रख दिया जाएगा। और अगर मैं 10 ईयर्स तक ना छेड़ूं उस पैसे को तो उसे डेफ यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाल दिया जाएगा। तो 3 साल बाद ही जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट होता है उस पे उसे रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज, इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक while collecting bank notes from a customer you come across two counterfeit notes, which of the following steps will be taken by the bank? आपके पास दो नकली नोट आए हैं तो आप क्या करोगे? देखो आपको हमेशा याद रखना है, अगर 4 या उससे कम नकली नोट निकलते हैं तो आप उसको स्टैम्प करके इम्पाउंड कर लोगे और मंथ एंड पे आप एक रिपोर्ट बना के पुलिस वालों को भेजेंगे और नोट्स भी पुलिस वालों को भेज दिए जाएंगे। और एक मंथली रिपोर्ट जो है, जो भी एफआईआर होती हैं वो फोर्स्ड नोट विजिलेंस सेल को जाती है, जो हेड ऑफिस में होता है उनके पास रिपोर्ट जाती है कि इस मंथ क्या क्या हमारे पास नकली नोट आए हैं। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा नकली नोट निकलते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में तो आपको एफआईआर करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट इज सेंट बाय द नोडल बैंक ऑफिसर टू द नोडल पुलिस स्टेशन अलोंग विद द सस्पेक्टेड काउंटरफीट नोट्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है कि 5 से कम नकली नोट है, 4 से कम नकली नोट में तो आपको सिर्फ मंथ एंड पे रिपोर्ट बना के नोडल बैंक ऑफिसर नोडल पुलिस स्टेशन को दे देता है, साथ में नकली नोट भी दे देता है। ठीक है, एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर तब होती है जब 5 से ज्यादा नकली नोट निकलते हैं। ठीक है, नोट्स कभी भी कस्टमर को रिटर्न नहीं किए जाते हैं, इंपाउंड कर लिए जाते हैं ठप्पा लगा के काउंटरफीट का।
फिर कॉपी ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इज सेंड टू द फोर्स नोट विजिलेंस सेल इन द रीजनल ऑफिस, नहीं, हेड ऑफिस में भेजनी होती है ना रिपोर्ट, रीजनल ऑफिस में नहीं भेजनी। नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एबीसी बैंक requested by A is given to B. B reaches the bank with the demand draft payable to his account. What is the relationship between B and the bank? तो ABC बैंक बैंक है, A कौन है? A क्रेडिटर है। A ने पैसे देके डिमांड ड्राफ्ट बनवाया ना, तो A क्रेडिटर होगा और ABC बैंक को डेटर बोला जाएगा। अब A ने ये डिमांड ड्राफ्ट B को दे दिया, अब B जाके पैसे ले सकता है। तो बी जो पे है डिमांड ड्राफ्ट का और जो बैंक है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? तो उनके बीच में बेनिफिशियरी ट्रस्टी का रिलेशनशिप होगा। बैंक ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा और जो बी है वो बेनिफिशियरी होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बी पैसे नहीं ले जाता, डिमांड ड्राफ्ट के जो पैसे बैंक के पास पड़े तब तक बैंक के ट्रस्ट में पड़े हैं, वो बैंक ट्रस्टी है और कस्टमर बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एबीसी बैंक रिक्वेस्टेड बाय ए इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ एचआर कॉलेज। ए ने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया बैंक से, क्यों बनवाया? एचआर कॉलेज में उसको पेमेंट करनी है। तो इस केस में ए और एबीसी बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? तो ए और एबीसी बैंक के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होगा। पैसे ए के हैं, उसने बैंक को दिए हैं, तो वो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है वहां पे। पेई और बैंक के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है बैंक्स व्हेन प्रोवाइड डीमैट अकाउंट फॉर द कस्टमर्स दे रजिस्टर एज। कई बार बैंक्स डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो बैंक्स को क्या रजिस्टर किस तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ता है? रिपोजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक ब्रोकर या फिर ट्रेडर? तो बैंक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब बैंक्स डीमैट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो बैंक खुद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे एनडीएसएल है, सीडीएसएल है, ये डिपॉजिटरीज हैं, इनमें बैंक को पार्टिसिपेंट होना चाहिए अगर वो कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देना चाहते हैं। नेक्स्ट इज डैश आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल थ्रू वेरियस मीन्स सच एज आईपीओ। तो अगर मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, एक जिनको कैपिटल चाहिए और एक इनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके बीच में जो इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है, वो है मर्चेंट बैंकर्स। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जो आपके बैंक्स हैं वो भी मर्चेंट बैंकिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चार्ज कार्ड्स? The card holder is not charged interest but needs the user to pay the balance due in the full upon receipt of the statement. देखो, एक होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है चार्ज कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? मेरी एक लिमिट होती है कि मान लो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 70,000, मैंने खर्चा किया 50,000, मुझे बिल आएगा 50,000 का। मेरे पास ऑप्शन होगा कि या तो मैं पूरा का पूरा पैसा अभी पे कर दूं या फिर मैं मिनिमम पेमेंट करके बाकी मैं विद इंटरेस्ट बैंक को वापस कर दूं, और इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। ठीक है, चार्ज कार्ड्स में कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन आप जितना भी मंथ में खर्चा करते हैं, मान लो आपने 50,000 खर्चा किया, आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ता है जब आपके पास बैंक बिल भेज देता है। आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप किस्तों में बाद में पे करो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट। तो आप ये एलिमिनेट कर दो जहां पे वन नहीं है। होल्डर्स ऑफ दीज कार्ड्स मे हैव टू पे हाई एनुअल फी, हाई एनुअल फी पे करनी पड़ सकती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी। बिल्कुल भी नहीं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पॉपुलर है, चार्ज कार्ड इंडिया में पॉपुलर नहीं है। तो 1 एंड 2 करेक्ट है कि एनुअल फी बहुत हाई रहती है इसकी, लेकिन इट इज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया। हम में से कितने लोगों के पास चार्ज कार्ड है? मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने ज्यादा सुना भी नहीं है किसी के पास चार्ज कार्ड हो। चलिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? तो मनी लॉन्ड्रिंग के ना 3 स्टेजेस होते हैं ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने के। हमेशा पीएलआई याद रखना, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, इसी सीक्वेंस में होती है मनी लॉन्ड्रिंग, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रीन डिपॉजिट? अब ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था जून 2024 में, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो ग्रीन डिपॉजिट क्या होते हैं? ऐसे डिपॉजिट जिनका पैसा स्पेसिफिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज होता है जो एनवायरमेंट के लिए होते हैं, एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए, if a check is lost in transit in the clearing process or at the paying bank's branch, the bank should immediately inform the account holder so that to inform she can inform the drawer to take steps for the stop payment. The owners of such loss lies with the। मैंने बैंक में जाके पैसा दिया, चेक जमा करवाया, बैंक वाला से गुम गया, चाहे प्रेजेंटिंग बैंक से गुमा है, चाहे कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक, किसी से भी गुमा है, तो
बैंक जो है इमीडिएटली अकाउंट होल्डर को बता देगा, ठीक है, ताकि वो ड्रॉअर को बता सके कि भाई तुमने जो मुझे चेक दिया था वो बैंक वालों से गुम गया, और तुम स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगा दो। तो अभी ये जो लॉस की भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? कलेक्टिंग बैंक की। गुमा चाहे कलेक्टिंग बैंक से है चाहे पेइंग बैंक से है, लेकिन इनिशियली कस्टमर को जो लॉस की भरपाई करने की जिम्मेदारी कलेक्टिंग बैंक की होती है। बाद में कलेक्टिंग बैंक पेइंग बैंक से वसूल सकता है कि तुमसे गुमा है, तुम मुझे दे दो, लेकिन जो कस्टमर के साथ डील करना है उसके लॉस की भरपाई कलेक्टिंग बैंक को करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए। अ स्मॉल एलएलपी द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड। एक एलएलपी को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, स्मॉल कब बोलते हैं? जब उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उसे स्मॉल एलएलपी बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ पीएमएलए ऑब्लिगेशंस। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं बैंक्स की, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी। अगर उन्हें ना मानना चाहे तो क्या होगा? उन पे पेनल्टी लगा सकता है आरबीआई। यस। डायरेक्टर एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का जो डायरेक्टर है वो रिटर्न वार्निंग दे सकता है। यस। 50,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, 5 से 50,000 की ये गलत है। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो थर्ड एलिमिनेट करो और ए जो है करेक्ट आंसर है। तो प्लीज, बार बार बोल रही हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना बहुत हेल्प करेगी पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इशूज द गार्निशमेंट ऑर्डर? गार्निशमेंट ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर करता है, ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है गार्निशमेंट ऑर्डर के बारे में तो आपको पता होगा कि गार्निशमेंट ऑर्डर कोर्ट भेजता है, और जो अटैचमेंट ऑर्डर होता है वो कॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है जैसे इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले, वो भेजते हैं। Next is the purpose of outward remittances in cultural tours. Approval of dash is required under the Schedule 2 of the Foreign Exchange Management Rules 2000. देखो, अगर आपको कल्चरल टूर के लिए आपको पैसा भेजना है, बाहर विदेश पैसा भेजना है, तो शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि किससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो कल्चरल टूर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एचआरडी बोल दो, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है कि हम विदेश पैसा भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में वो ट्रांजेक्शन है जिनके लिए बाहर पैसा भेजना अलाउड ही नहीं है। शेड्यूल 2 में वो ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। $2.5 लाख तक आप पैसा विदेश भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट्स द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर इंक्लूड्स। केवाईसी में कस्टमर किसको बोलेंगे, यानी कि किस किस का केवाईसी करना पड़ता है? जो अकाउंट ओपन करता है, मेंटेन करता है, यस। जो अकाउंट का बेनिफिशियल ओनर है, यस। बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज। अगर मान लो मेरा वेल्थ मैनेजर है, उसको मैंने बोला कि ये पकड़ पैसे, इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी तेरी है, मैं बेनिफिशियरी हूँ, वो मेरी तरफ से ट्रांसफर कंडक्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन्स, तो क्या मेरा केवाईसी होगा? entity connected with a financial transaction which can pose a significant reputational or other risk to the bank. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंटिटी जो बैंक के लिए रिस्की साबित हो सकती है, तो क्या उस एंटिटी का भी आप केवाईसी करोगे? तो सबका होगा। अकाउंट ओपन कर रहे हो, बेनिफिशियल ओनर हो, बेनिफिशियरी हो, आप ट्रांजैक्शन के साथ जुड़े हो और बैंक को रिस्क हो सकता है, तो बैंक आपका सबका ड्यू डिलिजेंस केवाईसी करेगा। Next is in lease financing, when the lessee is benefited by not investing funds in capital, the lease charges are permitted to account as dash in its books of accounts. मान लो कि ये लेसर है और ये लेसी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेसर है उसके पास एक एसेट है, वो लेसी को लीज पे दे देगा। एसेट लेसर की रहेगी, लेसी के पास सिर्फ लीज पे चली जाएगी, उसके बदले में लेसी लेसर को रेंट देगा। ठीक है, तो अभी ये जो लेसी है ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेंट को एज एन एक्सपेंस शो करेगा कि मेरा एक्सपेंस हो रहा है, रेंट पे कर रहा हूं मैं। और ये जो इनकम आ रही है लेसी को, लेसर को रेंट के फॉर्म में, जिसने अपनी एसेट गिरवी रखी लीज पे दी है, उसको रेंट आ रहा है ना, तो उसके लिए रेंट इनकम है। ठीक है, और ये एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लेसर चार्ज कर सकता है। लेसी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेगा, वो सिर्फ एक्सपेंस शो करेगा। जो लेसर है वो इनकम भी शो करेगा उसको, और डेप्रिसिएशन भी शो करेगा कि इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म बैंकिंग? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग
for the purpose of lending or investment, deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft order and otherwise. सही लग रही है? Banking means accepting for the purpose of lending or investment deposits of money from the members. देखो, यहीं पे आपको पॉइंट पकड़ना है कि जो बैंक है वो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, सिर्फ अपने मेंबर से नहीं लेता है। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अपने मेंबर से लेती है, तो वो बैंक नहीं है, ठीक है। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ओनली ऑन डिमांड। सिर्फ डिमांड डिपॉजिट थोड़े ना होते हैं बैंक के पास, बैंक के पास तो टर्म डिपॉजिट होते हैं, एफडी आरडी वगैरह होती है, तो ये गलत है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is under Prevention of Money Laundering Act, reporting of transactions to and sharing of information with FIU India is a function of। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलता है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जैसे काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट है, और अगर आपके पास जो जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा पैसा रिसीव होता है तो एनटीआर उनको भी बना के देनी पड़ती है। किसको देनी होती है? एफआईयू इंडिया को। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिपोर्ट्स जाएं? तो प्रिंसिपल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि बैंक को अगर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अगर एफआईयू इंडिया को बना के देनी है, तो ये किसका फंक्शन है? ये प्रिंसिपल ऑफिसर का फंक्शन माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जिन्हें एज पर एलएलपी अग्रीमेंट अपॉइंट किया जाता है। करेक्ट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो ये डीपीआईएन नंबर लेना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है। ओके, चलिए अगला है, आरबीआई ने सीटीएस इंट्रोड्यूस किया फॉर इंटर बैंक क्लियरेंस ऑफ चेक्स वेयर चेक्स आर पेड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, फिजिकल चेक, बैंक बैलेंस, एमआईसीआर डेटा। तो सीटीएस में डिफरेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस पे बेस्ड है ये, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला है आरबीआई, अगला है, इफ द चेक्स बेयर्स अक्रॉस इट्स फेट्स इन एडिशन टू द क्रॉसिंग द नेम ऑफ द बैंकर। अगर ये चेक है तो इसमें क्रॉसिंग में अगर मैं बैंक का नाम लिख दूं तो ये क्या बन जाता है? जनरली क्रॉस, स्पेशली क्रॉस, नॉन नेगोशिएबल या फिर अकाउंट पे। अगर मैं बैंक का भी नाम ऐड कर दूं तो वो स्पेशली क्रॉस्ड हो जाता है। स्पेशली क्रॉस्ड का मतलब है कि ये पैसा सिर्फ अब एसबीआई के अकाउंट में जाएगा, जिस बैंक का नाम लिखा होता है ना उसी बैंक के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये होता है स्पेशल क्रॉसिंग। अगर सिर्फ 2 लाइनें लगाई है, जर्नल क्रॉसिंग है, इसका मतलब होता है कि बैंक अकाउंट में जाएगा, किसी स्पेशल बैंक में नहीं बोला हुआ कि इसी बैंक के अकाउंट में जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में कि इसी बैंक के ही किसी अकाउंट में जाएगा। अगला है, व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर ऑब्टेनिंग एलईआई फॉर नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स enjoying aggregate exposure of rupees 25 crore and above from banks and financial institutions। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो होता है तो उसे ऑब्टेन करने का लिमिट क्या है? जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 25 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो उनको बोला गया था कि आप अप्रैल 30 2023 तक आप सबको एलईआई नंबर ले लेना है। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो और आपका 25 करोड़ या उससे ज्यादा का बैंकिंग सेक्टर का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर है। नेक्स्ट इज अंडर सीटीएस द चेक्स आर प्रोसेस थ्रू नेट सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट, डिपेंड्स ऑन द बैंक, डिपेंड्स ऑन द चेक वैल्यू। तो सीटीएस में नेट सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस है जिसमें ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नेफ्ट में, सीटीएस में, आईएमपीएस में, सब में नेट सेटलमेंट होता है कि नेट अमाउंट सेटल होगा। Next is, which of the following is or are correct regarding the RBI guidelines on fair practices code for lending must be followed by all banks in India? Loan application forms for all categories of loans irrespective of the amount of loan sought should be comprehensive। कहते हैं जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो comprehensive होना चाहिए। Banks and financial institutions should devise a system for giving acknowledgement for receipt for all loan applications। Bank must inform all in cost to the customer to enable him to compare the rates charges with other source of फाइनेंस। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा सिस्टम बनाए कि लोन एप्लीकेशन आई है तो कस्टमर को उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, और कस्टमर्स को सारी कॉस्ट बताओ, ठीक है।
कि क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर नीसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गार्निशी ऑर्डर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर नीसी? देखो, to immediately seize funds from the debtor's account and remit them to the creditor, कि immediately customer का पैसा freeze करके creditor को दे दो। to seek an explanation from the bank on why the funds in the debtor accounts should not be attached। तो B जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब गार्निशमेंट ऑर्डर आता है तो सबसे पहले बैंक के पास ऑर्डर नीसी आता है, फिर ऑर्डर एब्सोल्यूट आता है। ऑर्डर एब्सोल्यूट जब बैंक के पास आता है तो वो अकाउंट फ्रीज करके रख देता है, पैसा फ्रीज कर देता है और कोर्ट को बताता है कि कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या वो केपेबल है क्रेडिटर को पे करने का या नहीं। ठीक है, ऑर्डर एब्सोल्यूट आने पे फंड्स क्रेडिटर के पास जाते हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अमेंडमेंट रूल्स 2015 एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल विद इन 10 days आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। तो बोलते हैं कि एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक कस्टमर का जब अकाउंट बन जाता है तो विद इन 10 days आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द अकाउंट पे रिलेशन विद द क्लाइंट क्या करना है, 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है? फाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ क्लाइंट्स केवाईसी रिकॉर्ड्स विद द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो यही करेक्ट है। तो मैंने अकाउंट ओपन किया बैंक में, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो डाटा सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के पास भेज दें। तो ये सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री कौन मेंटेन करता है? सरसाई। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। When both garnishment and set off are applicable, what should be applied first? अगर गार्निशमेंट भी एप्लीकेबल है, सेट ऑफ भी एप्लीकेबल है, तो पहले सेट ऑफ अप्लाई होता है। बैंक हमेशा अपना जब भी गार्निशमेंट ऑर्डर आता है तो बैंक के पास ऑप्शन होता है कि राइट टू लियन या राइट टू सेट ऑफ में से कोई एक वो लगा सकता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो पहले लियन या सेट ऑफ लगता है, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर लगता है। अगर मान लो कि राइट, अगर एक कस्टमर के अगेंस्ट अटैचमेंट ऑर्डर भी आ गया, गार्निशमेंट भी आ गया, तो पहले राइट टू सेट ऑफ लगेगा, फिर अटैचमेंट ऑर्डर लगेगा, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। Next is which of the following are disadvantages of advances against life insurance policy? The premium is not paid regularly, the policy lapses, and reviving the policy is complicated. तो ये बिल्कुल सही है। अगर एक कस्टमर टाइम पे पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे करेगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और वही तो बैंक के पास गिरवी पड़ी है। The proposer who has obtained the policy may or may not have an insurable interest in the life of assured. तो ये गलत है। देखो, अगर आप LIC पॉलिसी गिरवी रख के लोन लेना चाहते हो तो जो पर्सन एश्योर्ड है उसकी लाइफ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी रैंडम पर्सन की पॉलिसी गिरवी नहीं रख सकते हो। तो सेकंड तो नहीं होगा, तो उस हिसाब से सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई बार क्या होता है पॉलिसी में स्पेशल क्लॉजेज होते हैं जिससे इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो ये सब चीजें बैंक वालों को ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। ए करेक्ट आंसर है। Dash is the right of a banker to retain possession of the goods and securities owned by the debtor until the debt due from the letter is paid। तो ये बैंक का राइट टू लियन होता है कि जब तक आप बैंक का पैसा ना चुका दो वो आपके गुड्स एंड सिक्योरिटीज अपनी पोजेशन में रखते हैं। Next is dash means bailment of goods for the purpose of providing security for payment of debt and performance of promise। तो इसका मतलब होता है प्लेज। अगर मैं आपके बैंक के पास अपने गहने गिरवी रखूं और बोलूं कि ये आप अपने पास तब तक रखो जब तक मैं लोन नहीं चुका देती, तो वो प्लेज होता है कि आप बैंक वालों को तब तक सामान दे रहे हो जब तक आप लोन नहीं चुका देते। लोन चुकाया, गहने वापस। Next is the provisioning in respect of existing loans exposures of banks to companies having directors whose name appears more than once in the list of willful defaulters will attract accelerated provisioning of dash in case of substandard asset in if NPA period is between 6 months to 1 year। कई बार किसी कंपनी को जब लोन दिया जाता है तो उस कंपनी में ऐसा डिफॉल्टर होता है, ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका नाम विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में एक से ज्यादा बार आ चुका होता है। ऐसी कंपनी को जब लोन देना है तो नॉर्मल से ज्यादा प्रोविजन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे 25% प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब वो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में होता है एनपीए। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50 लाख रुपीज। ऑपरेटिंग साइकिल है 75 डेज का।
और आपके पास ईयर में डेज कितने हैं, कितना आप अज्यूम करो कितने डेज हैं, आप अज्यूम करो कि 360 डेज हैं। तो यहाँ पे पहले आपको तो नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल कितने हैं। 360 डेज है, एक ऑपरेटिंग साइकिल 75 डेज का है, तो साल में आपके पास 4.8 ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं। ठीक है, आपके पास 4.8 ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं। तो इन ऑपरेटिंग साइकिल्स में पर ऑपरेटिंग साइकिल कितना खर्चा होगा, तो 50 लाख को आप डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे तो 10.41 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10.42 आंसर होगा यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल आपको अगर निकालनी है, आपको वर्किंग कैपिटल पर ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी होती है। तो यहाँ पे तो पूरे साल का खर्चा दे रखा है, आपको पर ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC is a manufacturer of molded plastic household goods like bucket, mugs, etc. एनुअल टर्नओवर कितना है, 120 लाख, और टारगेट है कि अगले साल 15% का ग्रोथ हो जाएगा टर्नओवर में। वर्किंग कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बोरोवर इज हाउ मच। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्नओवर मेथड में ये बोला जाता है कि अगर कंपनी 100 लाख का टर्नओवर कमा रही है ना, तो उसकी 25 लाख की रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, जिसमें से 5 बोरोवर देगा और 20% बैंक से लिया जाएगा। ये पूछे कि बोरोवर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे 120 जो है, 120 लाख जो है वो तो हमारे पास पिछले साल का पिछले साल का टर्नओवर है, तो 15% लगा के कितना हो जाएगा, 138 लाख के अराउंड हो जाएगा। तो इसको डिवाइडेड बाय अगर हम, हमारे पास कितना हो जाएगा, इट हैज अ टारगेटेड ग्रोथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले 120 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 15/100 कर देंगे। ठीक है, या फिर आप 100, इससे आप अगर कैलकुलेट करके चलेंगे, तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट, आई एम नॉट वेरी गुड विद मैथ्स। ठीक है, तो वी हैव 12 लाख इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100, तो इट विल टर्न आउट टू बी 1381234। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अगले साल का टर्नओवर। तो इसका 25% आपका टर्नओवर का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन उसमें से जो 5% है वही बोरोवर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ए 6.9 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले साल का टर्नओवर 120 लाख रुपीज है, अगले साल 15% बढ़ के 138 लाख रुपीज हो जाएगा। अब इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 25% होगा, लेकिन 5% बोरोवर खुद से कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 6.9 लाख उसे खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाकी का उसे बैंक देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर द गारंटी गिवन बाय श्योरिटी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट है। पहला वाला तो सही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करना है तो कंसिडरेशन तो होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर क्रेडिटर है, एक बैंक है, उसने लोन दिया मुझे और मेरे लोन की गारंटी अमित दे रहा है। ठीक है, तो अमित की गारंटी देने की वजह से मुझे लोन मिल रहा है, दिस इज कंसिडरेशन इनफ फॉर अमित, तो वही उसके लिए वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत था, तो बी करेक्ट आंसर है। डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स अग्रीड बाय इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स विच अप्लाइज टू फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच इश्यूज लेटर ऑफ क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पिंग कंपनीज फाइनेंस ट्रेड। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं दे आर गवर्न्ड बाय द UCPDC 600। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला, एक पर्सन इंटॉक्सिकेटेड था जब उसने सिग्नेचर किए और लोन एप्लीकेशन सबमिट करी, नशे में उसने लोन एप्लीकेशन सबमिट करी। विल दिस लोन एप्लीकेशन बी वैलिड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द बैंक। क्या ये वैलिड होगा? Yes, as the person was not coerced into signing, कि जबरदस्ती नहीं गई। No, as a drunk person will be treated as person of unsound mind and contract with the person of unsound mind is invalid. The law considered such contract as voidable since it is at the option of the impaired party to avoid it and enforce it. तो C correct answer है। देखो, अगर मान लो मैंने आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, ठीक है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप चाहो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो ये बोल दो कि नहीं मेरे साथ तो जबरदस्ती हुई है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल भी हो सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा।
कि ये सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो इसे चलते रहना चाहता है या रोकना चाहता है। तो सी करेक्ट आंसर है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय अ बैंक ऑन अ लोन इज 10% and interest provided on the FD 6%. Can the bank provide loan against FD of 5 lakh rupees if the loan amount is 2.5 लाख? अगर मेरे बैंक में 5 लाख की मेरी एफडी है तो मैं उस 5 लाख की एफडी को गिरवी रख के क्या 2.5 लाख का लोन ले सकती हूँ? तो यस, बिल्कुल ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख का गैप है और 10% आपको चार्ज कर रहे हो, आप दे 6% रहे हो, 4% का वहां आप कमा रहे हो, 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ एफडी तक बैंक लोन दे सकता है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है। Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India, SERSAI, is set up under Section 220 of what? तो सरसाई को सरफेसी एक्ट के अंडर बनाया गया है। तो ए करेक्ट आंसर है। Which of the following statements are correct regarding working capital financing requirements? If the finance is inadequate, it leads to production problems. अगर working capital कम है तो production रुक सकती है, करेक्ट। जरूरत से ज्यादा पैसा हो, working capital हो, तो मिसयूज होने के चांसेस होते हैं, करेक्ट। वर्किंग कैपिटल रिमेन्स स्टैटिक इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी, नो। जितनी बड़ी कंपनी हो सकता है उतनी ज्यादा वर्किंग की रिक्वायरमेंट हो। डायनामिक होती है ना, चेंज होती रहती है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ए 1 एंड 2, थर्ड को हम हटा देंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू द इंसॉल्वेंसी मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल्स? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स को लेके जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होती है। ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और कंपनीज एलएलपीज के केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। Person of Indian origin can get education loan for India for education in India only, education abroad, India as well as abroad. PIOs cannot get education loan in India. जो NRIs होते हैं और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, अगर उनको इंडिया में एजुकेशन लोन चाहिए तो इंडिया में पढ़ने के लिए उनको एजुकेशन लोन मिलेगा। अगर मैं इंडियन रेजिडेंट हूं तो मैं इंडिया में पढ़ने, बाहर पढ़ने, किसी चीज के लिए भी मैं एजुकेशन लोन ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एनआरआई हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ, तो सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। What does the margin of protection provided by net working capital indicate for short term creditors? Margin of protection provided by net working capital क्या indicate करता है? The firm's ability to invest in long term assets, the firm's profitability of the years, the firm's ability to meet its operating expenses and short term liabilities, the firm's liquidity and financial stability to cover the short term obligations. तो जो मार्जिन ऑफ प्रोटेक्शन होता है प्रोवाइडेड बाय द नेट वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है क्रेडिटर्स के लिए कि फर्म की लिक्विडिटी कैसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, आर दे केपेबल और नॉट, फाइनेंशियली स्टेबल और नॉट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यस। सारी पार्टीज का फ्री कंसेंट, यस। लॉफुल ऑब्जेक्टिव, यस। एक प्रपोज करे, एक एक्सेप्ट करे, यस। तो ये सारी चीजें चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When a banker lends certain monies, he has to ensure that the money lent will come back. आप ये इंश्योर करते हो कि जो पैसा गया है लोन के तौर पे वापस आए। तो ये कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? ये सेफ्टी की बात हो रही है। सेफ्टी कार्डिनल प्रिंसिपल होता है लेंडिंग का। Which of the following is correct regarding the second method of lending under the maximum permissible bank finance method? तो देखो, इस मेथड का सीधा सा मतलब ये होता है कि borrower is required to provide for a minimum of 25% of total current assets out of long term long term लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास मेथड्स हैं, बट मेरे हिसाब से आई वुड रेकमेंड कि आप अगर ये नहीं भी करेंगे पेपर में तो भी चलेगा। ठीक है, द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर मिनिमम 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो बी जो है करेक्ट आंसर है कि बोरोअर खुद टोटल करंट एसेट्स का 25% उसके पास हो आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में से टोटल करंट एसेट्स का 25% वो निकाल ले, बाकी का बैंक दे देगा। अगला है, ऑल फ्लोटिंग रेट रुपी लोन्स सैंक्शनड एंड रिन्यूड विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2016 आर प्राइस्ड विद रेफरेंस टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट व्हाट विच इज द डैश फॉर सच पर्पस। तो देखो 2016 से ये बोला गया कि जो फ्लोटिंग रेट पे रुपी लोन्स दिए जाते हैं वो एमसीएलआर पे बेस्ड हो सकते हैं। एमसीएलआर एक इंटरनल बेंचमार्क होता है, हर बैंक का अपना एक इंटरनल बेंचमार्क रेट होता है जो एमसीएलआर होता है। अगला है,
यूजिंग अ कैपिटल एसेट विदाउट बाइंग इट इज ऑफन रेफर टू एज, आप बिना एसेट खरीदे उसे यूज कर सकते हो, उसे लीज करके। तो बी करेक्ट आंसर है। फॉर क्रिएटिंग अ प्लेज, गुड्स में बी डिलीवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एज मेंशन्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मुझे अगर प्लेज करके लोन लेना है तो मैं सिर्फ जरूरी नहीं कि मैं फिजिकली जाके सामान ही पकड़ा के आऊंगी, अगर मैं गोदाम की चाबी पकड़ा दूं जहां पे गुड्स पकड़े पड़े हैं तो भी प्लेज क्रिएट हो जाता है। अटॉर्नमेंट के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है, कि जहां पे सामान पड़ा है वहां का जो वेयर हाउस मैन है वो एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ भाई इस गोडाउन में सामान पड़ा है और ये इसकी मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ। तो अटॉर्नमेंट के थ्रू भी हो जाता है। आप उसके कागज भी दे दो सामान के कि मेरे गुड्स के मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए बैंक को, तो भी प्लेज क्रिएट हो जाता है। हर बार फिजिकली गुड्स बैंक को पकड़ाने की जरूरत नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है मिनिमम कितने वैल्यू का इशू होता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 5 लाख और उसके मल्टीपल्स में इशू होता है। Next is, which of the following statements regarding central repository of information on large credits is correct? क्रिलिक के बारे में पूछा गया है। क्रिलिक की जो रिपोर्ट है दो पार्ट्स में होती है, क्रिलिक मेन, क्रिलिक SMA2 एंड JLF फॉर्मेशन। द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड ऑफ क्रिलिक रिपोर्ट हैज बीन चेंज टू 100 मिलियन, 50 मिलियन है। रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है 50 मिलियन का है। जो बड़े बड़े लोन्स बैंक देते हैं ना उसकी इंफॉर्मेशन क्रिलिक के पास होनी चाहिए 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ या उससे ज्यादा। तो सेकंड गलत है। एलिमिनेशन से देखो कितना क्विकली आंसर निकला, C1, 3 एंड 4। ठीक है, जो क्रिलिक मेन रिपोर्ट होती है मंथली बेसिस पे सबमिट की जाती है, और जो वीकली रिपोर्ट बनाई जाती है, डिफॉल्ट करते हैं जो बड़े बड़े बोरवर्स हैं 5 करोड़ उससे ज्यादा वाले, अगर वो कोई डिफॉल्ट करते हैं तो उसकी वीकली रिपोर्ट बना के भेजी जाती है कि फ्राइडे बिजनेस बंद होने तक कौन कौन से बड़े डिफॉल्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्रिलिक के पास सारा डाटा जाना चाहिए, वो रिपोजिटरी मेंटेन करके रखते हैं। व्हाट इज द की कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस से ये होता है कि डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज हो जाती है। अगर डीडीओएस अटैक होता है तो मान लो कि वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, कि इतने ज्यादा बॉट्स भेज दिए वेबसाइट पे कि जो असली जेन्युइन यूजर्स हैं वो वेबसाइट यूज ही नहीं कर पाते हैं। सर्विस डिसरप्शन करने के लिए डीडीओएस अटैक होता है। अगला है, चैप्स इज अ हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम इन द डैश दैट अलाउज फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ लार्ज सम्स ऑफ मनी। तो जो चैप्स है वो यूके में यूज होता है। ठीक है, चैप्स है और वैसे ही चैट्स है। तो चैप्स जो है जैसे इंडिया में NACH है, ECS है, और वहां पे चैप्स होता है यूके के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैसिलिटेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम? आपको इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, नेफ्ट भी यूज कर सकते हो, CTS भी यूज कर सकते हो, RTGS भी यूज कर सकते हो, तो ऑल ऑफ दी अबव। MMID is a dash digit number used in conjunction with a mobile number to facilitate transactions through the IMPS। तो MMID जो होता है वो 7 डिजिट का एक नंबर होता है जिसे आप मोबाइल नंबर के साथ यूज करते हो IMPS ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगला है, ब्राउन लेबल ATM क्या होता है? ब्राउन लेबल ATM होता है जिसे ओन करता है सर्विस प्रोवाइडर लेकिन ऑपरेट करता है बैंक। सर्विस प्रोवाइडर का ओनरशिप है एटीएम का लेकिन ऑपरेट बैंक करता है, तो बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैसेज स्विच इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क? मैसेज स्विच का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल ऑफ देम, to route data packets to specific devices on different networks using IP address, to store and forward data to a large number of terminals over a single communication channel, to encrypt and decrypt messages for secure communication। तो जो मैसेज स्विच होता है इसका काम होता है कि स्टोर करना और फॉरवर्ड करना डाटा टू अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तो बी सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, माइक्रोवेव सिस्टम में कौन सी स्टेटमेंट सही है? रेडियो वेव्स आर मॉड्यूलेटेड टू कैरी इंफॉर्मेशन अलोंग द रूट, द रिसीव्ड डाटा इज एम्पलीफाइड एंड ट्रांसमिटेड, माइक्रोवेव सिग्नल्स में बी पास्ड ऑन टू द सैटेलाइट। तो माइक्रोवेव सिस्टम में तो सारी चीजें सही हैं कि रेडियो वेव्स को मॉड्यूलेट किया जाता है, और ऐसा होता है कि कई बार ना डाटा बहुत लंबे जगह पे बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करना है, तो हो सकता है कि सिग्नल पहुंचने तक वीक हो जाए, तो रास्ते में एम्पलीफाई किया जाता है सिग्नल को। ठीक है, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मशीन लर्निंग की कंपोनेंट है,
कंप्यूटर विजन की कंपोनेंट है आर्टिफिशियल लर्निंग का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन भी की कंपोनेंट है, रिमोट लर्निंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरेबल्स, जब आप टेक्नोलॉजी को पहनते हो, स्मार्ट वॉच वेरेबल है, गूगल ग्लास वेरेबल है, कॉम बैच जो है वो भी वेरेबल है, तो आप पहनते हो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे नॉट एन, यहाँ पे वैसे नन आना चाहिए, वैसे अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो इनमें से कोई भी नॉट एन एग्जाम्पल है, या फिर हम यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, तो ऑल ऑफ द अबव, फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, पीडीएफ में आई करेक्टेड। Next is in a dash attack, large number of compromised systems, sometimes called a botnet, attack a single target, thereby causing a denial of service for the users of target system. मान लो ये एक हैकर बैठा है, इसने बहुत सारे नकली बॉट्स बना के, यूजर्स बना के बैंक की वेबसाइट पे छोड़ दिए, 50,000 बॉट्स छोड़ दिए, और ये वेबसाइट सिर्फ 40,000 कस्टमर्स हैंडल कर सकती है, तो वेबसाइट को लगेगा कि 50,000 कस्टमर आ गए और वेबसाइट डाउन हो सकती है। जो बेचारे जेन्युइन कस्टमर हैं वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिसे हम DDoS बोलते हैं। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन अ स्मिशिंग अटैक। स्मिशिंग अटैक में क्या होता है? ब्लैंक कॉल, नो। स्मिशिंग अटैक में आपको सेल फोन पे टेक्स्ट मैसेज आता है, ठीक है, आपको मैसेज आता है, आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका डाटा, पर्सनल डिटेल्स सामने वाले पर्सन के पास चली जाती है जो अटैकर होता है, तो बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, दीज आर अटैक्स डायरेक्टेड स्पेसिफिकली एट सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो तो एक होता है फिशिंग अटैक, एक होता है स्मिशिंग अटैक। ठीक है, और फिशिंग में ना एक स्पीयर फिशिंग होती है। स्पीयर फिशिंग में होता है जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करते हो, जब आप बहुत हाई लेवल के पर्सन को टारगेट करते हो उसे वेलिंग अटैक बोला जाता है। ठीक है, सर्विसेज कैन बी अवेल्ड विद टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग के थ्रू क्या आप अवेल कर सकते हो? स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक, इनिशिएट फंड ट्रांसफर टू सेल्फ अकाउंट, जनरेट ATM पिन, जनरेट गेट द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, गेट द डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अपडेट मोबाइल इंफॉर्मेशन और ईमेल आईडी। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि आप कॉलिंग के थ्रू, बैंक से टेली बैंकिंग के थ्रू सब कुछ कर सकते हो। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, पिन जनरेट करना, मोबाइल इंफॉर्मेशन अपडेट करना, सब कुछ हो सकता है। Next is banks are permitted to offer mobile banking services after obtaining necessary permission from which department of RBI? बैंक्स को परमिटेड है कि वो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, उससे परमिशन लेनी पड़ती है नेसेसरी, अगर बैंक को मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशंस ऑफ जी गोपाल कृष्णन कमेटी? ठीक है, तो बैंक्स शुड form separate information security function groups to focus exclusively on information security management, कि बैंक्स को सेपरेट ग्रुप फॉर्म करना चाहिए जो फोकस करे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे। बैंक्स नीड टू एस्टैब्लिश अ क्लासिफिकेशन स्कीम दैट अप्लाइज थ्रू आउट द एंटरप्राइज बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी एंड सेंसिटिविटी। क्रिटिकलिटी सेंसिटिविटी के हिसाब से आप क्लासिफाई करो इंफॉर्मेशन को। द बैंक शुड हैव IT रिलेटेड स्ट्रेटजीज एंड पुलिस पॉलिसीज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। Banks need to grant authorization for access to information assets only where a valid business need exists and only for an indefinite period of time. तो देखो यहाँ पे indefinite नहीं आएगा, definite period of time। ठीक है, बैंक्स ऑथराइजेशन देते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए, अगर जहां पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे इंफॉर्मेशन बैंक्स एक्सेस करेंगे, और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनडेफिनेट नहीं आएगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कैन अराइज फ्रॉम साइबर अटैक्स फॉर अ बैंक? साइबर अटैक अगर बैंक पे होता है तो क्या दिक्कत है? प्रोडक्टिविटी खराब हो सकती है, यस। इन्वेस्टिगेशन पे खर्चा होगा, कस्टमर्स को कंपनसेशन देना पड़ सकता है, रेपुटेशन खराब होती है कि इनके तो जी सिक्योरिटी नहीं है, साइबर अटैक हो गया, पेनल्टीज भी लग सकती हैं, तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं बैंक पे। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज ई रूपी वाउचर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली विद। ई रूपी वाउचर्स जो हैं वो कैसे रिडीम हो सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप,
इंटरनेट बैंकिंग, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जो ई रूपी वाउचर्स हैं दे कैन बी रिडीम्ड ओनली विद नन ऑफ दी अबव। आपको अगर ई रूपी वाउचर सरकार से मिला है, आपको ना डेबिट कार्ड की जरूरत है, ना आपको मोबाइल ऐप की जरूरत है, ना आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत है। नॉर्मल वो डब्बे वाला जो फोन होता है पुराना, उस पे भी अगर आपको एसएमएस पे पड़ा हुआ है आपके ई रूपी वाउचर, तो भी आप यूज कर सकते हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर अटैक? विशिंग, मिशिंग, फिशिंग, वेलिंग। विशिंग अटैक होता है वॉइस कॉल के थ्रू। फिशिंग अटैक होता है मास मेल आ गए कि आपकी लॉटरी लग गई, डाटा भेज दो। वेलिंग अटैक होता है जब हाई लेवल के, सीनियर लेवल के लोगों पे अटैक होता है। मिशिंग कोई अटैक नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नाम बना हुआ, बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अबाउट द रिंग टोपोलॉजी इज इनकरेक्ट? रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, ये एक सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम, तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं सारे, तो ये रिंग टोपोलॉजी है। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप, दिख रहा है, करेक्ट है। इंफॉर्मेशन पास होती है एक से दूसरे में सीरीज में, कि इससे इसके पास जाएगी, इससे इसके पास जाएगी, करेक्ट। डाटा ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शंस में होता है, ठीक है, ये नहीं होता, डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये गलत है। द ब्रेकडाउन ऑफ एनी स्टेशन ऑन द रिंग कैन डिसेबल द एंटायर लाइन, ये भी सही है, कि अगर एक स्टेशन डिसेबल हो जाता है तो पूरा रिंग कोलैप्स हो सकता है, तो डी जो है वो सही है, सी करेक्ट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली परफॉर्म थ्रू मोबाइल बैंकिंग एप्स? क्या आप मोबाइल बैंकिंग एप्स के थ्रू नहीं करते हो? NaCH, यूपीआई, नेफ्ट, IMPS। नॉर्मली यूपीआई, नेफ्ट, IMPS मोबाइल बैंकिंग एप्स के थ्रू होता है, नॉट NaCH। ठीक है, which of the following statement correctly distinguishes between a router and a hub? Router operates as a physical layer, hub operates at a network layer. A router can direct data packets to specific devices on different networks, while a hub simply broadcasts data to all devices on the same network. A hub uses IP address to manage data traffic, while router uses MAC addresses. Both router and hub are connected to different networks and manage data traffic similarly. तो राउटर और हब में क्या डिफरेंस है? जो राउटर है वो डाटा पैकेट्स को डायरेक्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे, ठीक है, डाटा पैकेट्स टू स्पेसिफिक डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क, ये डाटा कहाँ मूव करना है, कहाँ जाएगा। वाइल अ हब सिंपली ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल डिवाइसेस, हब जो होता है सब पे डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है, जो राउटर होता है वो डाटा डायरेक्ट करता है टू स्पेसिफिक डिवाइसेस, स्पेसिफिक डिवाइस पे डाटा जाता है, राउटर स्पेसिफिक होता है, हब जो होता है वो पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एडेड सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच? इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, आधार नंबर सीडिंग। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं, सारे एटीएम्स आपस में कनेक्टेड है, नेटवर्क का पार्ट है, तो आपको कैश डिपॉजिट करना है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना है, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर करना है, सब कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चैटबॉट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्टली कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपस में रिलेटेड है, चैटबॉट रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड नहीं है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट इज which of the following correctly defines hub? It is a hardware device that helps to connect several devices to a single network and also connects segments of LAN. तो ये पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसको आप टच कर सकते हो, विच हेल्प्स टू कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू अ सिंगल नेटवर्क, एक नेटवर्क से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं, वो हब के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाटा वेयर हाउसिंग? Banks' data warehouse are more suited to OLTP environments where databases are queried for analytical purpose. CBS solutions for banks is more focused on availability of banking services with quick transaction processing. CBS has a typical OLTP environment involving inserting, updating and deleting small amounts of data in a database. तो यहाँ पे incorrect क्या है कि बैंक्स का डाटा वेयर हाउस जो है इट इज मोर सूटेड टू OLTP, OLAP के लिए ज्यादा सूटेड है, ठीक है, एंड नॉट OLTP, ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपको इनकरेक्ट पूछा गया था ना, तो बैंक का जो डाटा वेयर हाउस होता है इट इज मोर सूटेड फॉर OLAP
environments where databases are used for analytical purposes. OLAP, online analytical processing, not OLTP, transaction processing. Which of the following services are offered through kiosk banking? बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, चेक डिपॉजिट फैसिलिटी विद सीटीएस इंटरफेयर, ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल अकाउंट, कैश डिपॉजिट. तो कियोस्क बैंकिंग में सब कुछ हो सकता है. बैलेंस इंक्वायरी कर लो, चेक डिपॉजिट कर लो, नो फ्रिल अकाउंट ओपन कर लो, कैश जमा कर दो, सब कुछ हो सकता है. Which of the following statement is incorrect regarding the small PPIs? They are reloadable only in electronic form. They are used only for the purchase of goods and services at those merchant establishments that have a specific contract with the issuer or through a payment gateway aggregator. Maximum loaded amount is 20,000 in a month and 2,40,000 in a financial year. तो C गलत है. जो स्मॉल पीपीआईज होते हैं ना, उनमें 10,000 रुपीज अ मंथ मैक्सिमम लोड हो सकता है, साल में 1,20,000. रीलोडेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं. जो स्मॉल पीपीआईज होते हैं, आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, ठीक है. लेकिन 10,000 रुपए पर मंथ तक लोड हो सकता है. मैक्सिमम साल में 1,20,000 उनमें लोड हो सकता है. ठीक है, चलिए. Which of the following statements are correct regarding optical fiber being used in transmission? तो ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, तो उसके बारे में है. द फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस. ये गलत है. ऑप्टिकल फाइबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अफेक्ट ही नहीं होता. तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया. उसी से आपको पता है कि बी करेक्ट आंसर है. ठीक है. फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड लो एरर रेट ट्रांसमिशन फॉर सिग्नल्स एट अ वेरी हाई स्पीड. ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं, लो एरर रेट है, करेक्ट. जो डाटा ट्रांसफर होता है या तो वो थिन ग्लास के थ्रू होता है या प्लास्टिक फाइबर के थ्रू होता है विद अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है. द लाइट सोर्स इज अ लेजर बीम बट दीज डेज फॉर सिक्योरिटी रीजंस एलईडीज आर यूज्ड. तो ये भी सही है, तो बी करेक्ट आंसर है. Which principles of ethics says that all people should be treated with equal respect regardless of sex, race, natural origin? Employees should not be considered just as means to an end. ये कौन सा एथिक बोलता है? आपका डिग्निटी बोलता है कि आपको सबको अच्छे से ट्रीट करना है, कोई सेक्स हो, कोई रेस हो, कोई ओरिजिन हो उनका, और आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि एम्प्लॉयज हमारे लिए मीन्स टू एन एंड है. ठीक है, चलिए. व्हाट आर द मेजर लर्निंग्स फ्रॉम सत्यम केस स्टडी? सत्यम डूब गया था, एकदम से बहुत सारे घपले किए थे उन्होंने. ठीक है, तो उससे क्या हमें सीखने को मिलता है? मेजर अनएथिकल इश्यूज आर आइदर इनिशिएटेड और एक्टिवली सपोर्टेड बाय द लोअर मैनेजमेंट. बड़े बड़े कांड अपर मैनेजमेंट इनिशिएट करती है, लोअर मैनेजमेंट, लोअर लेवल के एम्प्लॉइज बड़े बड़े जो क्राइम्स हैं या फ्रॉड्स हैं वो नॉर्मली नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अपर लेवल मैनेजमेंट का ज्यादा रोल होता है. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो बी करेक्ट आंसर हो गया. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, एलिमिनेशन. ठीक है. रेपुटेशन नॉट ओनली ऑफ वन कंपनी बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री टार्निश्ड एज आफ्टर क्राइसिस बिकम पब्लिक ऑल अदर प्लेयर्स आर प्लेस्ड अंडर स्क्रूटिनी. तो ये बिल्कुल सही है. अगर एक कंपनी घपला करती है ना, सारों पे लोगों को शक होने लग जाता है, सबकी स्क्रूटिनी होनी शुरू हो जाती है. एक्शंस टेकन सून आफ्टर द क्राइसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि जब क्राइसिस हुआ तो इमीडिएटली आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्योंकि उसी से कंपनी का फ्यूचर कोर्स जो है वो पता लगता है. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड सही है. When a senior manager gives direction to an employee, what course of action should an employee take? आपको सीनियर मैनेजर कुछ करने के लिए बोल रहा है, जो भी बोले आप करोगे, जो लीगल इंस्ट्रक्शंस है वही करोगे. ठीक है, या जो आप फॉलो करना चाहते हो वो फॉलो करोगे. जो लीगल इंस्ट्रक्शंस है वही आप फॉलो करोगे. ठीक है, बी बी आएगा यहाँ पे. जो आप फॉलो करना चाहते हो वही करोगे, ऐसा नहीं है. जो लीगल इंस्ट्रक्शंस हैं वही आप फॉलो करोगे. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली करेक्ट रिगार्डिंग या करेक्टली डिफाइन या आर करेक्ट टर्मिनल वैल्यूज. ठीक है. इट इज एन अल्टीमेट गोल विच वी डिजायर टू अचीव इन अ लाइफ टाइम. तो ये बिल्कुल सही है. टर्मिनल वैल्यू होती है जो हम अल्टीमेटली लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. जैसे सक्सेस है कि ये मेरी वैल्यू है कि ये मैं अचीव करना चाहता हूँ. इट इज एन एंड्योरिंग बिलीफ दैट अ सर्टेन एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर एंड अटेनिंग. देयर आर कोर वैल्यूज एंड परमानेंट इन नेचर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए. जो आपका टर्मिनल वैल्यू है ना, वो आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, कि वहां तक पहुंचना वर्थ है, स्ट्राइव करते हो आप. लेकिन ये कोर वैल्यूज नहीं होती. जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है, वहां तक पहुंचने के लिए जो आप यूज करते हो वो कोर वैल्यूज हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है. ठीक है, चलिए.
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मेक्स एन इंडिविजुअल अ कॉज for doing something with a motive or an agent of some action. When working as a team member, the responsibility of the team's failure to perform lies on the leader. Apology is the last step when a mistake is committed. Manager needs to withdraw assistance from the team to teach them a valuable lesson. तो देखो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैनेजर अपना असिस्टेंस वापस ले लेगा, अगर टीम से गलती होगी तो मैनेजर को सपोर्ट करना है ना, उनको सबक सिखाना उसका मकसद नहीं होना चाहिए. और अपॉलजी लास्ट स्टेप नहीं होता है, अपॉलजी के बाद आपको उसको करेक्ट भी करना है. ठीक है. और जब गलती टीम से होती है तो पूरी टीम की जिम्मेदारी है, सिर्फ लीडर पे जिम्मेदारी नहीं है. ठीक है. इट मेक्स एन इंडिविजुअल अ कॉज ऑफ डूइंग समथिंग विद अ मोटिव और एज एन एजेंट ऑफ सम एक्शन. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है, तो आप जो है एजेंट बन जाते हो ऑफ सम एक्शन. ठीक है, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आपकी वजह से ये हुआ है. ठीक है, कि इसकी वजह से हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो ए जो है करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमा. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमा. एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग. देखो अगर मुझे दो सिचुएशंस में पता नहीं लग रहा कि मैं क्या चूज करूं, तो जिसका एंड रिजल्ट सबसे अच्छा होगा मैं वो चूज कर लूं, वो है एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग. ये यूटिलिटेरियन रिपोर्ट जो है अप्रोच है. रूल बेस्ड थिंकिंग कि रूल जो बोलता है वो फॉलो कर लूं, ये डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है. ऐसा भी आप कर सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा तो रूल फॉलो करो. केयर बेस्ड थिंकिंग कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या चाहते, आपके साथ कैसा बिहेव हो, तो केयर बेस्ड थिंकिंग. प्रॉफिट बेस्ड थिंकिंग नहीं होता एथिकल. सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो आप अनएथिकल तरीका भी अपना सकते हो. तो ऑल एक्सेप्ट फोर, सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. Which of the following factors did not contribute to global financial crisis of 2007-8? The rise in real estate prices and the subsequent investment boom in America, prudent risk management practices of Payne and Freddie Mac, aggressive lending to subprime borrowers by banks and mortgage brokers, biased rating by top rating agencies due to conflict of interest. तो प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से थोड़ी ना क्राइसिस आता. अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते फिर तो क्राइसिस नहीं आता. ये कारण नहीं था. जो रियल एस्टेट के प्राइसेस गए, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आया, रेटिंग गलत की एजेंसीज ने, एग्रेसिव लेंडिंग करी, ये कारण थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने के. अगर सारे प्रूडेंट रहते फिर थोड़े ना क्राइसिस आता. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन अराइज बिटवीन अ बैंक एंड क्लाइंट. आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ अ बैंक भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक और क्लाइंट के बीच में भी हो सकता है. बिटवीन अ बैंक एंड वन ऑफ इट मोड्स, वन और मोर ऑफ इट्स क्लाइंट्स. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो किसी के बीच में आ सकता है. बैंक क्लाइंट्स एम्प्लॉयज के बीच में आ सकता है. बैंक और ज्यादा क्लाइंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. ठीक है. अगला है बिजनेस एथिक्स इज ऑल अबाउट गुड गाइज sermonizing द बैड गाइज इन अ जनरल परसेप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन अबव. ये कहते हैं बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों के साथ भाषणबाजी कर रहे हैं. तो ये मिथ है, ये सच्चाई नहीं है. बिजनेस एथिक्स सबके काम आता है. अच्छे मैनेजर्स अनएथिकल डिसीजन ले सकते हैं, बुरे मैनेजर्स एथिकल डिसीजन भी ले सकते हैं. बिजनेस एथिक्स आपको कन्फ्लिक्ट से बाहर आने में हेल्प करता है, डिलेमा से बाहर आने में हेल्प करता है. इट्स फॉर एवरीवन. ठीक है. सो ये था हमारा आज का सेशन. तो देखिए इस सेशन को अटेंड करने के बाद अगर तो आपने कैलकुलेट किया कि मेरे ज्यादातर क्वेश्चन सही हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी है, मुझे हेल्प की जरूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutap.in. वहां पे कोर्सेज में आप जैप कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, बैच 2 में, बैच 3 में. और अगर आपको लगता है कि मुझे डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं. मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं, चैप्टर वाइज आपके पास एमसीक्यूज भी आएंगे. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करना है, तो मास्टर कोर्स में 12 दिन में 24 क्लासेस होंगी, जिसमें आपका पूरा जो मेजर सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा. अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ और क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे,
प्लस आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के भी जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कोर्स लेना चाहिए तो दिस इज द टाइम कि आप कोर्स में एनरोल कर लें। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं या फिर इन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।